वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। तो इस चैनल पर मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर और यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17 पर वीडियोस अपलोड करती हूँ विद एमसीक्यूज। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कम्युनिकेशन मॉडल्स। ये टॉपिक बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ाया जाता है और यूजीसी नेट पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, उसमें भी ये टॉपिक आता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में इस टॉपिक से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज का टॉपिक यही रहेगा, कम्युनिकेशन मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, तो सारे मॉडल्स तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। कुछ मॉडल्स हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और कुछ अपकमिंग वीडियोस में। और वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, वो आप एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज कम्युनिकेशन मॉडल्स। कम्युनिकेशन मॉडल्स होते क्या हैं? Communication models are theoretical frameworks that explain how information is transmitted from one person to another. These models help in understanding the different components and processes involved in communication, as well as the various challenges or barriers that might arise. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, ये होता है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन मॉडल्स इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। हर कम्युनिकेशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, जैसे सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सन जो मैसेज भेज रहा है, और रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन ले रहा है। फिर मैसेज भी एक एलिमेंट है, दैट कैन बी फैक्ट्स या आइडियाज हो सकते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट या किसी का ओपिनियन या बिलीफ। फिर चैनल एक एलिमेंट होता है। चैनल क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वर्बल कम्युनिकेशन है देन इट कैन बी फेस टू फेस या टेलीफोन के थ्रू या वीडियो कॉल, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ईमेल, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा क्या क्या रुकावटें आती हैं, मतलब बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, वो एक्सप्लेन करते हैं। So communication model is a theoretical framework, एक conceptual framework है that is used to understand and explain how communication works. So जो main models हैं communication के, उनको हम 3 categories में split कर सकते हैं: linear model, interactive model and transactional model. इन कैटेगरीज के अंडर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग लीनियर मॉडल ओनली, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो लीनियर मॉडल क्या है? लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मॉडल में वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक ही डायरेक्शन में मैसेज पास होता है विद नो फीडबैक एंड इंटरैक्शन। मैसेज एक स्ट्रेट लाइन में जाता है सेंडर से रिसीवर तक। रिसीवर से सेंडर के पास कोई फीडबैक नहीं आता है, रिसीवर का काम है सिर्फ मैसेज लेना। अब आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो, सो आई एम द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू आर द रिसीवर। तो मैं इंफॉर्मेशन पास कर रही हूं आप तक, आप सिर्फ सुन रहे हो, आप मेरी वीडियो ना लाइक कर रहे हो ना आप कमेंट कर रहे हो। सो दिस इज लीनियर कम्युनिकेशन। I am sending the message, but you're not giving any feedback. The viewers are watching the video without interaction. Now, if you start commenting or liking or sharing the video, तो ये 2-way communication हो जाता है। अगर आप like भी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी and you're reacting to it. आप अपना फीडबैक दे रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई किसी को लेटर भेज रहा है या ईमेल सेंड कर रहा है तो वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। So linear model is the simplest communication model, earliest communication model है। अब बहुत सारे मॉडल्स हैं जो ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि लासवेल मॉडल, एरिस्टोटल्स मॉडल, शैनन वीवर मॉडल,
and Barlow's SMCR model. All these follow linear pattern of communication. Now we will study these models one by one. सबसे पहले लास्वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. हेरोल्ड डी लास्वेल ने ये मॉडल डेवलप किया था 1948 में और इसे एक्शन मॉडल और लीनियर मॉडल और वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. दिस मॉडल इज ऑफन समड अप एज हु सेज व्हाट इन व्हिच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट. तो क्या कंपोनेंट्स हैं इस मॉडल के, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो. हु मतलब द पर्सन हु फॉर्मुलेट्स द मैसेज, जो कम्युनिकेटर है मैसेज का या सेंडर है मैसेज का, जो मैसेज भेज रहा है. सो हु इज सेंडिंग द मैसेज. व्हाट मीन्स द कंटेंट ऑफ मैसेज, व्हाट मैसेज इज सेंड. चैनल, the medium by which the message is being communicated. For example, it can be print or radio or television. So what is the channel of communication? Whom? The person or the persons who receive the message. एक single receiver भी हो सकता है या audience भी हो सकती है, to whom the message is sent. Then effect, the outcome of the message. Message का impact क्या है receiver पर. So with what effect the message is sent. Example देख लेते हैं. A politician delivering a speech on television aiming to influence voters. अब इसमें who कौन है? Politician. Speech क्या है? The what part. Channel क्या है? मतलब medium of communication? Television. And to whom the message is being sent? Voters. Voters audience है. Now you tell me the answer of question with what effect. Effect क्या है? Comment section में बताइए. So Harold Lasswell states that a convenient way to describe an act of communication is to answer these questions. अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो, लीनियर मॉडल है, वन वे कम्युनिकेशन है, सारे एरोज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये लीनियर मॉडल की कैटेगरी में फॉल करता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल. एडवांटेजेस की बात करें तो पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी. तो एक तो ये इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल मॉडल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है. इट इज सिंपल फॉर रिसर्चर्स एंड कम्युनिकेटर्स टू ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इम्पैक्ट. ये मॉडल एम्फसाइज करता है इफेक्ट पर, मतलब जो मैसेज भेजा जा रहा है उसका कुछ तो असर होगा, इम्पैक्ट होता है, मैसेज इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑडियंस को, तो एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए तो ये मॉडल काफी यूजफुल है. Foundation for advanced models. It has influenced the development of more complex communication theories and models, serving as a stepping stone for research. So these are the main advantages of this model. Now moving on to the disadvantages. तो सबसे पहला पॉइंट है ओवर सिंप्लीफिकेशन. दिस मॉडल इज सिंपल, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कम्युनिकेशन के जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं उनको ये मॉडल मिस कर देता है. जैसे फीडबैक, हर कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है, रिसीवर भी तो रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है. सो दीज थिंग्स आर एसेंशियल इन मेनी कम्युनिकेशन सिनेरियोज. वो सब एलिमेंट्स ये मॉडल मिस कर देता है. अगला पॉइंट है नो कंसिडरेशन ऑफ फीडबैक. As already told, this model does not include the concept of feedback, which is crucial part of communication, especially in interactive communication. Then it ignores the role of noise, external interference, जो किसी भी communication को disturb कर सकती है, किसी भी message को distort कर सकती है, वो भी ये model consider नहीं करता. Assumes the message is always effective. So ये मॉडल के accordingly सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया एंड दी एंड, हैप्पी एंडिंग. पर ये जरूरी नहीं कि रिसीवर हमेशा मैसेज रिसीव करे. समटाइम्स ही मे रिजेक्ट द मैसेज और इग्नोर द मैसेज.
In real world communication, not all messages have the desired effect. तो ये भी point ये model consider नहीं करता. So these are the advantages and disadvantages of Lasswell's model of communication. अब बढ़ते हैं next model की ओर. अगला linear model है Aristotle's model of communication. एरिस्टोटल मॉडल काफी पुराना मॉडल है. ये मॉडल दिया था एक ग्रीक फिलोसोफर ने जिनका नाम था एरिस्टोटल. उन्हीं के नाम पर इस मॉडल का नाम पड़ा एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. इस मॉडल का फोकस है स्पीकर पर और स्पीच पर. द एक्ट ऑफ पर्सुएशन इन कम्युनिकेशन. जो स्पीकर है उसके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो ऑडियंस के माइंड को इन्फ्लुएंस करे, उनके थॉट्स को पर्सुएट करे. पर्सुएट मतलब यकीन दिलाना, फुसलाना, कन्विंस करना. Speakers' effectiveness depend on their understanding of audience's characteristics. वो audience को समझता है और फिर एक persuasive message craft करता है. अब इस models के elements क्या है वो आप इस diagram में देख सकते हो. Speaker है मतलब sender, he is the originator of the message. Speakers credibility, delivery and ability to persuade are crucial as it determines the effectiveness of the communication. कैसे स्पीकर ऑडियंस के अंदर एक विश्वास पैदा करता है, कैसे वो मैसेज प्रेजेंट करता है, ऑडियंस को कन्विंस करता है, इन सब पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस. तो सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग और राइटिंग, इट्स अबाउट ensuring that the intended message is successfully received, understood and acted upon. Second element is the speech, मतलब message. So in this model, it is typically a persuasive speech designed to influence the audience's belief or actions. Next is occasion, मतलब channel, मतलब means and methods used by speaker to convey messages to audience. तो उस टाइम पर टीवी या रेडियो तो होते नहीं थे क्योंकि हम 300 BC के आसपास की बात कर रहे हैं. इतना पुराना मॉडल है ये. तो एरिस्टोटल के टाइम में इट वाज मेनली पब्लिक स्पीचेस, डिबेट्स या थिएटर्स. अगला एलिमेंट है ऑडियंस, मतलब रिसीवर ऑफ मैसेज. इन एरिस्टोटल्स मॉडल द ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन स्पीकर्स एबिलिटी टू एंगेज एंड परसुएड देम. The model places significant importance on audience analysis to craft effective speeches. Speaker को audience की needs, emotions और expectations की समझ होनी चाहिए. Then only he can craft an effective message. Last element है effect, मतलब outcome और impact of message on receiver. Aristotle's model का focus persuasion पर है. The persuasive impact of communication, meaning the speaker aims to convince, inform or move the audience to action. Now coming to the advantages and disadvantages. पहले advantages देख लेते हैं. तो ये मॉडल emphasize करता है persuasion पर. तो speeches, debates, advertising and political communication, जहाँ persuasive communication जरूरी है, वहाँ ये मॉडल काफी हेल्पफुल है. नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये लीनियर मॉडल है तो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है. अगला पॉइंट है द मॉडल फोकसेस ऑन स्पीकर्स स्किल. ये मॉडल स्ट्रेस देता है स्पीकर के ऊपर कि कैसे उसकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. सो इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड रेटोरिकल स्किल्स टू एंगेज एंड इन्फ्लुएंस ऑडियंस. रेटोरिकल मीन्स द आर्ट ऑफ परसुएशन. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल. अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. एक तो वन वे कम्युनिकेशन होती है. सो मॉडल इज लीनियर, ऑडियंस का फीडबैक कंसिडर नहीं किया जाता. सभी लीनियर मॉडल्स की एक ये डिसएडवांटेज तो है ही, इतनी ओवर सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन रियल लाइफ सिनेरियोज में नहीं होती है. दूसरा, ओवर एम्फेसिस ऑन द स्पीकर. स्पीकर के रोल पर सारा फोकस है. रिसीवर कैसे उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, और मैसेज का भी तो रोल होता है, क्या मैसेज दिया जा रहा है. मैसेज इज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन कन्वे करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना है, कुछ समझाना है, तो वो मैसेज पर भी डिपेंड करता है कि क्या मैसेज दिया जा रहा है. तो मैसेज का रोल, ऑडियंस कैसे उस मैसेज को इंटरप्रेट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ये मॉडल कुछ नहीं बताता, which is again
a disadvantage of this model. Then there is no consideration of noise. The model doesn't account for noise or interference that might distort the message. रियल लाइफ कम्युनिकेशन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है. नॉइज का मतलब सिर्फ लाउड नॉइज ही नहीं है यहाँ पर. नॉइज कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इट कैन बी बायसनेसेस, हमारे प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे हम इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. अगला पॉइंट है, दिस मॉडल इज लिमिटेड टू पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट्स. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जहां दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वहां ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है. तो ये है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट मॉडल है Shannon-Weaver model. Shannon and Weaver's model of communication is one of the earliest and most influential model of communication. ठीक है. इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में डिफरेंस है. एरिस्टोटल मॉडल फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि वो बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन शैनन एंड वीवर मॉडल इज द फर्स्ट फॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि ये मॉडल टेक्निकल है, साइंटिफिक मॉडल है. एरिस्टोटल मॉडल जो है वो आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन देता है कम्युनिकेशन की रादर देन अ स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक थ्योरी, इसलिए वो फॉर्मल मॉडल नहीं है. उसे फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंसिडर किया गया है. और शैनन वीवर मॉडल फर्स्ट फॉर्मल मॉडल है कम्युनिकेशन का, which was given by mathematician Claude Shannon and engineer Warren Weaver in 1948. ये मॉडल टेलीकम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया था. इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. तो इनिशियल पर्पस प्योरली टेक्निकल था, दैट इज टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सिग्नल ट्रांसमिशन इन इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट. लेकिन बाद में ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में भी इसे अप्लाई किया जाने लगा. तो एरिस्टोटल्स मॉडल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सुएशन, while Shannon and Weaver model was the first formal scientific approach to describing communication as a process, especially in the context of transmitting information. Now coming to the elements of this model, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मॉडल जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया था. तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज की गई हैं इस डायग्राम में, जैसे एनकोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसमीटर, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. सो देयर इज इंफॉर्मेशन सोर्स, देन सेंडर, चैनल, देन रिसीवर who is the decoder and then destination. अब यहाँ पर एक और एलिमेंट है नॉइज, जो कि हमने पहले के दो मॉडल्स में नहीं पढ़ा है. ये एलिमेंट उन मॉडल्स में इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, और उनकी ये डिसएडवांटेज थी कि नॉइज एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है. तो इस मॉडल में नॉइज का एलिमेंट है. अब इन एलिमेंट्स को समझते हैं. सो देयर इज इंफॉर्मेशन सोर्स, मतलब सेंडर, द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज. सेंडर के पास एक थॉट है या आइडिया है और वो उस को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन मैसेज और स्पोकन मैसेज और विजुअल मैसेज. देन अनदर एलिमेंट इज एनकोडर. एनकोडर इज द ट्रांसमीटर, जो कि एक डिवाइस भी हो सकती है या मेथड भी हो सकता है, जो मैसेज को कन्वर्ट करता है सिग्नल की फॉर्म में, दैट इज साउंड वेव्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. Then next element is channel, मतलब मीडियम या पाथवे जिसके थ्रू एनकोडेड मैसेज रिसीवर तक जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल फोन लाइंस या एयर भी मीडियम हो सकता है, और प्रिंटेड टेक्स्ट, तो पेपर भी एक मीडियम हो सकता है. चैनल के बाद आता है डिकोडर. तो डिकोडर का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना और उसे ट्रांसलेट करना ओरिजिनल मैसेज में, जो एनकोडेड सिग्नल है. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स, बाइनरी कोड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड. द डिकोडर कैन बी अ सिस्टम, डिवाइस और मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अ रेडियो रिसीवर, a smartphone, or it can be the human brain interpreting sound waves. For example,
फोन कॉल में डिकोडर होता है फोन का स्पीकर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बैक इनटू साउंड। तो स्पीकर है फोन का, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसमिट किए गए हैं एनकोडर के द्वारा ओवर द फोन नेटवर्क, उनको डिकोड करता है ऑडिबल साउंड वेव्स में, जो कि ह्यूमन लिसनर्स समझ सके। तो ये डिकोडर का काम होता है। तो ये तो फोन कॉल के केस में है, बट व्हाट अबाउट रिटन कम्युनिकेशन? In written communication, the decoder is the reading and interpretation process performed by the receiver. It involves recognizing the symbols, letters, या words, and mentally converting them into meaningful language. And destination is the person reading and understanding the written message. तो रिटन कम्युनिकेशन में डिकोडर कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, बट इट इज द मेंटल एफर्ट ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द टेक्स्ट, एंड द डेस्टिनेशन इज द पर्सन हु एंगेजेस इन दिस डिकोडिंग प्रोसेस। तो अगर मेरे पास एक लेटर आया है वाया पोस्टल मेल, तो डिकोडर होगा माई एक्ट ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द हैंड रिटन और टाइप सिंबल्स, एंड द डेस्टिनेशन इज मी हु रीड्स एंड अंडरस्टैंड्स द लेटर। अब शैनन एंड वीवर मॉडल में जो रिसीवर है वो है डिकोडर, उसको रिसीवर बोला गया है, बट द पर्सन लिसनिंग टू द डिकोडेड साउंड वेव्स एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन वर्ड्स इज द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अगला एलिमेंट है डेस्टिनेशन, मतलब द फाइनल टारगेट ऑडियंस ऑफ द मैसेज, जो कि एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है या सिस्टम, जो कि मैसेज से मीनिंग निकालता है, दैट इंटरप्रेट्स द डिकोडेड मैसेज एंड मेक्स सेंस ऑफ इट, वन हु अंडरस्टैंड्स द स्पोकन वर्ड्स। अब क्योंकि शैनन एंड वीवर मॉडल टेलीकम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया था, तो इसमें डिकोडर को रिसीवर कहा गया है। डिकोडर वो डिवाइस या सिस्टम है जो सबसे पहले मैसेज रिसीव करती है और ट्रांसमिटेड सिग्नल को कन्वर्ट करती है उस फॉर्मेट में जो ह्यूमन यूजर मतलब फाइनल डेस्टिनेशन समझ पाए, इसलिए रिसीवर इज द डिकोडिंग डिवाइस। इन रिटन कम्युनिकेशन द डिकोडर इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स, लेटर्स और words. Next element is noise. So noise means interference, जो कि मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकती है, मतलब बिगाड़ सकती है, और it can obstruct the message. Obstruct means रुकावट डाल सकती है ट्रांसमिशन के दौरान। Now that noise can be some background noise, कोई पीछे से शोर मचा रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, या टीवी ऑन है तो उसका शोर भी नॉइज है, और इट कैन बी स्टैटिक ऑन अ फोन कॉल। स्टैटिक ऑन फोन कॉल मीन्स जब आप फोन पर बात कर रहे हो तो कई बार बजिंग साउंड आती है, और समटाइम्स यू हेयर अ लो हम और हिसिंग व्हेन नो वन इज टॉकिंग, दैट इज स्टैटिक इंटरफेरेंस। तो वो डिवाइस की वजह से भी हो सकता है, बैड केबल की वजह से हो सकता है, तो वो भी एक इंटरफेरेंस हो सकती है, दैट इज ऑल्सो अ नॉइज। और रिटन कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो मिस प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट या मिस स्पेल्ड वर्ड्स, टाइपो एरर्स, ये रिटन कम्युनिकेशन की नॉइज हो सकती है। दीज एरर्स कैन इंटरफेयर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज विद नॉइज कैन बी आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स, मतलब मुझे मेरी फैमिली और पेट्स को पकाना पसंद है। तो कॉमास ना लगाने की वजह से सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, राइट? द इंटेंडेड मैसेज इज आई लव कुकिंग, माई फैमिली एंड माई पेट्स। तो इस तरह के एरर्स भी मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी नॉइज है। Because noise in communication refers to anything that interferes with the effective transmission or understanding of a message. So these are the elements of Shannon and Weaver model when it was introduced in 1948. बाद में एक और एलिमेंट इसमें ऐड किया गया which was feedback. तो ये ओरिजिनल शैनन एंड वीवर मॉडल का पार्ट नहीं है, ये मॉडल लीनियर मॉडल ही था, बाद में इसमें ये फीडबैक का एलिमेंट ऐड किया गया। By including feedback in this model, the model evolved into an interactive communication model. So I hope I have made all the points clear and there is no confusion. Now moving on to the advantages and disadvantages of this model.
जैसे कि हमने बाकी के मॉडल्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं, वैसे इसकी भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। हम ओरिजिनल मॉडल के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे, ना कि मॉडिफाइड वर्जन के। पहले एडवांटेजेस की बात करें तो first advantage is its simplicity. It provides a clear and simple representation of communication, which is easy to understand. Secondly, inclusion of noise. It highlights the role of noise in distorting messages, drawing attention to factors that can hinder effective communication. Thirdly, it is widely applicable in understanding technical and interpersonal communication. और ये मॉडल काफी फील्ड्स में यूज होता है, various fields such as mass communication, psychology and business. Foundation for advanced models. It also provides foundation for further models, जो complex models हैं like transactional models and interactive model. अब आते हैं limitations पर या disadvantages पर. First point is linear nature. So वही जो हर linear model की disadvantage है कि वो linear है. It assumes communication is a one-way process, ignoring feedback, which is essential for effective two-way communication. तो इतना सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होता है रियल लाइफ में. अगला पॉइंट है लैक ऑफ फीडबैक. It does not account for the role of feedback, which is crucial in most communication settings. Real communication में रिसीवर भी अक्सर रिस्पॉन्ड करता है, which influences further communication. तो ये एलिमेंट ओरिजिनल शैनन एंड वीवर मॉडल में नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज overemphasis on technical aspects. So this model was originally created to address technical aspects of communication in a telecommunication system. तो साइकोलॉजिकल और सोशल एलिमेंट्स पर फोकस नहीं था, जबकि वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन में. तो ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग है इस मॉडल में. सारा फोकस टेक्निकल एंड मैकेनिस्ट एस्पेक्ट्स पर है. तो ये है मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल. नेक्स्ट मॉडल इज बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या इसे SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय डेविड बर्लो इन 1960, इसलिए इसे बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है. तो जैसे कि हमने शैनन एंड वीवर मॉडल में पढ़ा था, उसका फोकस कम्युनिकेशन की टेक्निकल साइड पर था, particularly the transmission of messages and the effects of noise. लेकिन इस मॉडल का फोकस साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर है, जैसे कि सेंडर की और रिसीवर की नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ये सब भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मैसेज की एनकोडिंग एंड डिकोडिंग में, और बाकी एलिमेंट्स के रोल को भी ये मॉडल एक्सप्लेन करता है, इंपॉर्टेंस देता है. तो शैनन एंड वीवर मॉडल की जो एक कमी थी कि वो प्योरली टेक्निकल मॉडल है, ये मॉडल उस कमी को पूरा करता है बिकॉज इट हैज ह्यूमन एस्पेक्ट टू इट. इट कंसिडर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सोशल फैक्टर्स ऑल्सो इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस. अब इस मॉडल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स देख लेते हैं. So there are 4 elements as you can see in the diagram: source, message, channel and receiver. इसीलिए इसे SMCR मॉडल कहा जाता है. तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन एलिमेंट्स को. सबसे पहले सोर्स मतलब सेंडर ऑफ द मैसेज या ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज. तो सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर और एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कैसे मैसेज एनकोड होगा. सो सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन. यहाँ हम सेंडर और रिसीवर को एक साथ स्टडी करेंगे. रिसीवर इज द इंडिविजुअल और ऑडियंस that receives and interprets the message. अब क्योंकि जो भी फैक्टर्स अभी बताए हैं मैंने, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज एक्सेट्रा, ये दोनों के केस में अप्लाई होते हैं. ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट बी इन सिंक विद ईच अदर फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की. सेंडर अपने थॉट्स क्लियरली रख पा रहा है,
उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसकी वोकैबुलरी, ग्रामर। तो अगर सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं देन मैसेज विल बी कम्युनिकेटेड बेटर। उसी तरह रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? ही शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू डीकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज इफेक्टिवली। अगर मान लो उसकी वोकैबुलरी वीक है रिसीवर की, तो वो सेंडर के मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाएगा। तो दोनों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्किल्स ऑन बोथ साइड्स lead to effective communication, while weakness in either can cause miscommunication or failure of the process. फिर सेंडर की नॉलेज कैसी है सब्जेक्ट मैटर के बारे में? Effective communication occurs when the sender and receiver share a similar knowledge base, or when the sender adjusts the message to the receiver's knowledge level. अगर knowledge gap होगा between sender and receiver, तो sender को मैसेज को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। देन सेंडर और रिसीवर का सोशल सिस्टम कैसा है, उसकी वैल्यूज, बिलीव्स, वो रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो करता है या नहीं, एंड अदर सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द सेंडर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द मैसेज। प्लेस एंड सिचुएशन ऑल्सो फॉल अंडर सोशल सिस्टम। वो जगह जहां कम्युनिकेशन हो रही है, इज दैट अ क्वाइट प्लेस? इफ यस, then it may encourage clear and detailed communication as compared to a noisy place जहां बहुत सारी distractions होंगी। उसी तरह सिचुएशन सेंडर की और रिसीवर की, उनकी इमोशनल स्टेट कैसी है, स्ट्रेस में है या एक्साइटेड है, ये सब चीजें टोन को अफेक्ट कर सकती हैं, क्लैरिटी ऑफ मैसेज को अफेक्ट कर सकती हैं। आपकी कोई फ्रेंड रोते रोते आपको कुछ बोल रही है, आपको नहीं समझ आएगा कहना क्या चाह रही है। रोने वाला इंसान भी ठीक से नहीं बोल पाता। तो किस इमोशनल स्टेट में सेंडर है, रिसीवर है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैं किसी को एक्साइटेड होकर अपनी शॉपिंग के बारे में बता रही हूँ कि मैं मॉल गई थी, मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, और सामने वाले का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या उसे पता चला है कि वो अभी अभी फेल हुई है एग्जाम में, तो उसका ध्यान थोड़ा ना होगा मैं जो बोल रही हूँ उसमें, वो तो शॉक की स्टेट में होगी। तो दोनों की, सेंडर की और रिसीवर की इमोशनल स्टेट पर भी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। फिर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। अगर सेंडर और रिसीवर डिफरेंट लोकेशंस पर हैं तो कम्युनिकेशन फोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू होगी, which can shape how the message is constructed. आप वर्बली फेस टू फेस मैसेज कैसे कन्वे करते हो और ईमेल के थ्रू किसी को मैसेज भेजना है, दोनों अलग चीजें हैं। देन सोसाइटल रोल्स एंड स्टेटस भी एक सोशल फैक्टर है। जो सेंडर है उसका सोशल स्टेटस क्या है और रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो लीडर है या पेयर है। पेयर इज अ पर्सन ऑफ द सेम रैंक और क्लास, या सबॉर्डिनेट है। ये चीज सेंडर की टोन, लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज को अफेक्ट करती है। नॉन वर्बल क्यूज मतलब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये नॉन वर्बल क्यूज को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है अपने क्लासमेट्स को तो मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल होगा, लेकिन अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है कॉलेज के डीन और प्रोफेसर्स के सामने तो थोड़ी फॉर्मल अप्रोच रहेगी। उसी तरह जो रिसीवर है उसके अंदर भी एक परसेप्शन होती है सेंडर के सोशल स्टेटस को लेकर, विच इफेक्ट्स how they interpret the message. For example, messages from authority figures might carry more weight or evoke different emotional responses than those from peers. मान लो क्लास में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए किसी सब्जेक्ट में और मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है प्रीति तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इस बार, अगली बार अच्छे लाना। एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे, खुद के अच्छे आए हैं इसलिए इस बार मुझे बोल रही है। अब यही चीज अगर मेरी टीचर मुझे कहती है कि बेटा मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं आपके इस बार, अगली बार और मेहनत करना, तो मेरे अंदर थोड़ी शर्म, थोड़ा डर होगा कि हाय टीचर ने बोला है, अगली बार तो अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, राइट? नहीं तो टीचर डांटेगी। तो टीचर की बात को हम सीरियसली लेते हैं। उसी तरह अगर मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं प्रीति अपना थोड़ा शुगर इनटेक कम करो, आगे जाकर नहीं तो हेल्थ इश्यूज होंगे, तो मेरा जवाब रहेगा हाँ ठीक है, इतनी भी कहाँ लेती हूँ मैं शुगर,
मैं तो ये भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती, कम ही लेती हूँ मैं। लेकिन अगर यही चीज कोई डॉक्टर मुझे बोले दैट यू शुड रिड्यूस योर शुगर इनटेक, तो आई टेक इट एज अ सीरियस एंड एसेंशियल मेडिकल रिकमेंडेशन गिवन द डॉक्टर्स एक्सपर्टीज एंड स्टेटस। आप एड्स देखते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एड्स करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, ब्रांड्स की, तो उनको क्यों लेते हैं? टाइड की एड में शाहरुख खान आता है, ग्लोबल स्टार है, इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी, सो ऑडियंस फील दैट if such a trusted figure endorses the brand, it must be reliable and effective. एक सोशल एंड इमोशनल कनेक्शन होता है इन सेलिब्रिटीज का ऑडियंस के साथ that enhance the effectiveness of the message that they are giving. So ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंडर्स सोसाइटल रोल एंड स्टेटस इन्फ्लुएंस हाउ सीरियसली, अर्जेंटली और इमोशनली द मैसेज इज रिसीव्ड। ये था सोशल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर। कल्चर डिफरेंसेस मेक मैसेजेस डिफरेंट। हो सकता है एक कल्चर में कोई चीज ऑफेंसिव है बट दूसरे कल्चर में दैट इज एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बड़ों के आगे कई बार हम चुप हो जाते हैं कि बड़ों से क्या बहसना, उनको लगेगा कि हम पलटकर जवाब दे रहे हैं। थोड़ा हमारे यहाँ डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है और चुप रहना समझा जाता है कि या तो आप अपनी गलती मान रहे हो तभी आप चुप हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, या माना जाता है कि हम एग्री कर रहे हैं सामने वाले से, इसलिए चुप है। बट इन वेस्टर्न कल्चर साइलेंस कैन बी interpreted as a lack of confidence या disinterest or even disagreement. So active verbal participation is often encouraged and valued in Western culture. तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है। तो ऐसे सेंडर के कल्चरल बैकग्राउंड और रिसीवर के कल्चरल बैकग्राउंड पर भी मैटर करता है कि कैसे मैसेज फ्रेम होगा, डिलीवर होगा और रिसीवर उस मैसेज को कैसे परसीव करेगा। So all these factors related to sender and receiver determine the effectiveness of communication. अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर, दैट इज मैसेज। मैसेज मतलब एक्चुअल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट एटसेट्रा। व्हेन यू आर रेजिंग आईब्रोज दैट मीन्स यू आर सरप्राइज्ड, इवन इफ आप वर्बली ना ही कुछ बोलो। इफ यू आर स्माइलिंग एट अ फ्रेंड दैट शोज हैप्पीनेस और फ्रेंडलीनेस। ये नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। और मैसेज कैन बी रिटन और विजुअल। विजुअल जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड मीन्स स्टॉप, तो वो एक विजुअल सिग्नल है। नो स्मोकिंग साइन मतलब वहां पर स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। तो मैसेज कैन बी विजुअल ऑल्सो, एंड इट इज द सेंट्रल एलिमेंट दैट द सोर्स wants to convey to the receiver. मैसेज ही नहीं होगा तो सोर्स और रिसीवर क्या करेंगे, right? Now what are the factors that affect the message? सबसे पहला कंटेंट। कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। आप थॉट्स कैसे कन्वे करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला थोड़ा ना बता सकता है। जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम अपने थॉट्स को शब्दों में पिरोते हैं, तब जाकर एक मैसेज बनता है, कंटेंट बनता है। द कंटेंट कैन बी डेटा, फैक्ट्स, आइडियाज और इमोशंस दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो रिसीवर की नीड्स को, इंटरेस्ट्स को मीट करे। इट शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंस टीचर क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाने के लिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स यूज करता है ताकि स्टूडेंट्स को इजीली टॉपिक समझ आ जाए। कोई बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा है, ही इज प्रेजेंटिंग बिजनेस रिपोर्ट और उसमें इररेलेवेंट डिटेल्स यूज कर रहा है, तो ऑडियंस अपना इंटरेस्ट ही लूज कर देगी कुछ टाइम बाद। तो मैसेज का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैसेज को इफेक्टिव बनाने में। रिटन कंटेंट के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स of the message. A presentation including simple charts, that is visual, and clear explanation, that is language, to support key points will be an effective presentation. Next point is
Treatment is the way in which the message is conveyed to the receiver, the style or manner in which the message is delivered. This reflects the tone, emphasis and approach used by the sender to make the message engaging or persuasive. एक motivational speaker enthusiastic tone में अपना message देगा, स्टोरी टेलिंग यूज करेगा ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए. अगर डल सी टोन होगी, एनर्जी ही नहीं होगी, बस बोली जा रहा है, बोरिंग सी स्पीच दे रहा है, कौन सुनेगा, कौन इंटरेस्ट लेगा, राइट? वही दूसरी ओर लॉयर की बात करें, अ लॉयर यूजेस फॉर्मल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज टू प्रेजेंट द केस. तो कैसा ट्रीटमेंट सेंडर दे रहा है ऑल्सो अफेक्ट द फीडबैक ऑफ द रिसीवर. अगर किसी सीरियस टॉपिक को जोकिंग मैनर में डिलीवर किया जाएगा तो ऑडियंस को लगेगा स्पीकर तो इनसेंसिटिव है. सो हाउ द मैसेज इज ट्रीटेड, द टोन, इमोशन, कंसिस्टेंसी ऑल्सो अफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज. अगला है स्ट्रक्चर, मतलब कैसे वो मैसेज ऑर्गेनाइज्ड है या अरेंज्ड है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ रिपोर्ट, स्ट्रक्चर रेफर्स टू द यूज ऑफ एन इंट्रोडक्शन, body and conclusion to present ideas systematically, and that is how an effective report is. उसी तरह जब हम स्पीच देते हैं तो सबसे पहले टॉपिक बताते हैं. अगर नहीं बताएंगे तो ऑडियंस तो कंफ्यूज रहेगी. The audience will be confused about the purpose of the speech. So there should be logical sequencing of the information for better understanding of the message. Next factor is code, the form in which the message is delivered. It might be in the form of language, verbal हो सकता है, a speech या text, written form में हो सकता है like a book और video हो सकता है. For example, a teacher using spoken words and PowerPoint presentation to explain a concept. तो यहाँ code क्या है? Spoken words जो verbally explain कर रही है teacher, and PowerPoint presentation is the visual aid जिसमें slides हैं with texts, diagrams and images. बॉडी लैंग्वेज टीचर की, उसकी जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस व्हाइल स्पीकिंग, वो भी कोड है. वट एवर द कोड में बी, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द ऑडियंस, सिंपल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओवर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट शुड रिस्पेक्ट द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द ऑडियंस. नेक्स्ट एलिमेंट इस मॉडल का है चैनल, the medium or the pathway through which the message is transmitted from sender to receiver. It acts as the bridge that carries the encoded message from one party to another. इसमें sensory modes such as seeing, hearing, touching भी आते हैं और technological platforms such as email, TV और social media भी आते हैं. Mass communication में technical machines use होती हैं जैसे phone, television, internet etc. But general communication में हम senses use करते हैं. So all the 5 senses are the channels which help human beings to communicate with each other, like hearing, seeing, touching, smelling and tasting. Hearing, communication through spoken words, music और sounds जो हम कानों से सुनते हैं. For example, listening to a speech, podcast or phone conversation. Then a teacher explaining a concept in classroom. अगला है seeing, communication through visual elements like text, images, videos और gestures जो हम आंखों से देखते हैं. For example, reading a book, watching a presentation or interpreting body language. Touching, communication through physical touch such as handshake or a pat on the back. Smelling, smells conveying messages जैसे कि perfumes or food aromas. For example, a bakery attracting customers with the smell of freshly baked bread. Tasting, communicating through flavors such as product sampling in marketing. For example, food sampling at a grocery store to promote a product or a wine tasting event conveying the quality and uniqueness of a product. Now coming to the advantages and disadvantages of this model, सबसे पहले हम study करेंगे advantages. सबसे पहला point है it simplifies communication. जैसे कि हमने अभी इसके डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स पढ़े हैं, तो ये मॉडल कम्युनिकेशन का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड
and analyze. So it simplifies the communication process. प्रोसेस को समझना थोड़ा इजी हो जाता है. अगला पॉइंट है इट एम्फसाइजेस रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर. ज्यादा स्ट्रेस जो है वो सेंडर्स और रिसीवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन प्रोसेस में उस पर दिया है. कैसे उनकी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड सोशल सिस्टम्स मैटर करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में. तो फोकस इफेक्टिवनेस पर है. इट एम्फसाइजेस द स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स एंड रिसीवर इन एंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सिर्फ प्रोसेस को एक्सप्लेन करना नहीं है बट कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे इफेक्टिव बनाते हैं उस पर भी फोकस है. एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्ट्स. अब क्योंकि इस मॉडल का फोकस कम्युनिकेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और कैसे वो एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो इसलिए ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जा सकता है. जैसे कि एजुकेशन में यूज होता है, बिजनेस, मार्केटिंग एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. एजुकेशन में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टीचर सोर्स हो गया और स्टूडेंट रिसीवर हो गए. टीचर अपना लेक्चर मतलब मैसेज प्रिपेयर करता है, क्राफ्ट करता है अपनी नॉलेज लेवल्स, एटीट्यूड्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंगली, कीपिंग इन माइंड स्टूडेंट्स नॉलेज level and skills too, using the channel such as visual aids, verbal instructions and interactive methods. Then receiver जो कि students हैं इस केस में, उनकी decoding abilities depend करती है उनकी previous knowledge पर and their attitudes toward learning, which can differ from student to student. वहीं business के केस में manager is the source, employees receiver है, message जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर पास करना चाहता है एम्प्लॉयज तक. मान लो मैसेज है, वी नीड टू कंप्लीट द मार्केटिंग प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ. योर रोल इज टू डिजाइन द प्रमोशनल कैंपेन, यूज द न्यू ब्रांडिंग गाइडलाइंस एंड सबमिट योर फर्स्ट ड्राफ्ट बाय नेक्स्ट मंडे. ये मैसेज है. और चैनल्स हो सकते हैं ईमेल्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और मेमोस. और क्या था? मार्केटिंग. मार्केटिंग में एडवर्टाइजर सोर्स है हु क्रिएट्स अ मैसेज टेलर्ड टू द ऑडियंसेस, डेमोग्राफिक्स, प्रेफरेंसेस एंड कल्चर. चैनल इंक्लूड टेलीविजन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड वेबसाइट्स. और रिसीवर कौन है? कस्टमर्स और कंज्यूमर्स. मान लो एडवर्टाइजर एक मार्केटिंग टीम या एजेंसी है जो कि एक स्मार्टफोन की ब्रांड के लिए एड बना रही है. मैसेज क्या होगा? एडवर्टाइजिंग कंटेंट प्रमोटिंग द न्यू स्मार्टफोन, जिसमें वो फोन के फीचर्स बताएंगे, राइट. और चैनल होगा टीवी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, रील्स, यूट्यूब. रिसीवर इज द कस्टमर हु व्यूज द एड एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज. So the SMCR model is more versatile than other linear models because of its detailed breakdown of the sender, message, channel and receiver, making it applicable in different fields. Now coming to the disadvantages of this model, तो एक तो यही disadvantage है कि communication linear है, one way process है from sender to receiver, ignoring the role of feedback and interaction. Then overemphasis on sender, focuses heavily on the sender's role, often negotiating the active role of the receiver in interpreting and responding to the message. Receiver कैसे respond करता है उसके बारे में नहीं बताया गया है. Neglects noise and barriers. Barlow's SMCR model of communication does not include a concept of noise. Noise can interfere with any stage of the communication process, जैसे कि physical noise होती है, external sound or distraction. Psychological noise होती है like prejudices, emotions or mental distractions of the receiver. Semantic noise होती है, that is misunderstanding caused by complex or ambiguous language. Noise can be technical issues with the channel like a poor internet connection or unclear audio. So noise का जो element है वो इस model में नहीं है, and this is also a very important factor that can affect the accurate transmission and interpretation of the message. शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें नॉइज का एलिमेंट था, राइट. पर बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये एलिमेंट नहीं है.
तो ये है कुछ important disadvantages of this model. So these are the important linear models. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल्स. इस वीडियो में इतना ही. अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार जरूर देख लेना. And if you like this video, please like and share with your friends or students. And let's not make it a linear communication. Your thoughts matter. Let me know in the comments what you think about today's topic. And don't forget to subscribe. Thank you for watching.